Hello class 5th. Let's start chapter number 12 कमिंग ऑफ ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों का आना। तो इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, देखिए यू विल लर्न द कमिंग ऑफ पुर्तगीज एंड डच इन इंडिया। तो डच और पुर्तगीज़ का भारत में आना ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया, तो ब्रिटिश राज का भारत में स्थापना कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और 1857 के रिवॉल्ट विद्रोह के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले आप जान लीजिए इंडिया वॉज द वेल्थेस्ट लैंड इन एंशिएंट टाइम एंड हैंस इट वॉज कॉल्ड सोने की चिड़िया। तो भारत जो है प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही क्या कहा जाता है, भारत हमारा बहुत ही धनी देश है और उसको पहले क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन बर्ड। इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स सिल्क मटीरियल, तो ये हमारा जो भारत है वो फेमस था सिल्क के सामान के लिए, टेक्सटाइल कपड़ों के लिए, स्पाइसेस मसालों के लिए, पर्ल मोती के लिए। दिस रेपुटेशन अट्रैक्ट ट्रैवलर्स, तो ये जो प्रतिष्ठा हमारी बनी हुई थी ये व्यापारियों को और लोगों को, मर्चेंट्स को, इन्वेडर्स को, सभी को क्या करती थी, अपनी तरफ आकर्षित करती थी, अट्रैक्ट करती थी। नाउ लुक, थिंक अबाउट इट, लुक एट द पिक्चर, डू यू नो हु दे आर। ये दो पिक्चर्स आपको देखनी है और बताना है कि ये लोग कौन हैं। दे आर सम ऑफ द पीपल हु यूनाइटेड द होल इंडिया टू फाइट फॉर फ्रीडम। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत को एकजुट किया, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, उनके आंसर्स आपको देने हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, व्हाट डज फ्रीडम मीन, मतलब स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो इसके बारे में आपको एक सिंपल सी लाइन में बताना है कि क्या मतलब है स्वतंत्रता का, व्हाट डज फ्रीडम मीन्स। वाई वॉज इंडिया नॉट फ्री, भारत हमारा क्यों स्वतंत्र नहीं हुआ। नंबर 3, इट इज़ पॉसिबल द यूनाइट द पीपल ऑफ एन एंटायर वास्ट कंट्री हाउ। तो क्या पूरे विशाल देश के लोग एकजुट करना संभव है, मतलब पूरे देश के लोगों को एकजुट करना संभव है, और अगर संभव है तो कैसे संभव है ये आपको बताना है हार्डली 2 और 3 लाइन्स में। बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस आपको नहीं देने हैं, आंसर्स आपको बहुत शॉर्ट समेटिव रखने हैं। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट, यू हैव टू कंप्लीट इट। नाउ लुक एट द चैप्टर, पेज नंबर 85। लेट्स स्टार्ट। In your earlier classes, you have read a little about the ancient and medieval history of India. तो आपने पिछली क्लास में, मतलब आपने अपनी क्लास 4th में एंशियंट और मेडिवल मीन्स आपने प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में स्टडी किया, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इस चैप्टर में आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मतलब भारतीय आधुनिक इतिहास के बारे में। ओके, नाउ लुक, इंडिया हैज़ ट्रेडिंग रिलेशन विद मैनी कंट्रीज सिंस ओल्डन टाइम। तो भारत के पुराने समय से ही और देशों के साथ व्यापारिक संबंध, ट्रेडिंग रिलेशन मतलब व्यापारिक संबंध रहे हैं। इंडिया वॉज फेमस फॉर स्पाइसेस, पर्ल, सिल्क एंड गोल्ड। तो हमारा जो भारत है वो शुरू से ही मसाले, मोती, सिल्क और गोल्ड, सोने के लिए फेमस रहा है। मैनी ट्रेडर्स कम टू इंडिया वाया लैंड रूट। तो बहुत से व्यापारी जो होते थे, ट्रेडर्स जो होते थे, वो भारत आते थे ज़मीन के रास्ते। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वाया दिस रूट वॉज कंट्रोल्ड बाय द अरब एंड द टर्क्स। तो जब व्यापारी इस रूट से आने लगे तो क्या हुआ, उस रास्ते को कंट्रोल, उसको नियंत्रित किए जाने लगा, किनके थ्रू, अरब और तुर्क्स के थ्रू, हु वुड चार्ज टैक्स ऑन गुड्स दैट पास थ्रू दिस वे। तो वो लोग क्या करने लगे, वो लोग टैक्स चार्ज करने लगे जो भी लोग इस रास्ते से सामान लेकर जाते थे, ठीक है ना, स्पेशली मसालों पर। दिस मेड द गुड एक्सपेंसिव, और इससे क्या हुआ कि वो जो सामान जब जाता था, जब भाई हम किसी सामान को एक रास्ते से लेके जा रहे हैं और वहाँ पर हमें टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। हैंस द यूरोपियन, तब यूरोपियन ने क्या किया, एक्सप्लोर वर कीन ऑन फाइंड अ सी रूट टू इंडिया सो दैट दे वुड नॉट हैव टू पे टैक्स टू द अरब और टर्क्स। तो यूरोपियंस ने इसीलिए एक नए रास्ते का निर्माण किया ताकि उनको अरब और तुर्क को टैक्स ना पे करना पड़े और वो जो सामान वहाँ से भारत से लेके जाते थे वो आसानी से उसको लेके जाएं, ठीक है ना। और जो व्यापार चल रहा था उस व्यापार को एज इट इज़ रखा जाए।
In 1498, Vasco da Gama, an explorer from Portugal, discovered a direct sea route from Europe to India. तो 1498 में वास्को डी गामा ने, जो कि एक पुर्तगाली था, उसने खोजा एक सी रूट। तो मतलब उसने एक समुद्री रास्ता खोजा, कहाँ से? यूरोप से इंडिया आने के लिए, बाय सेलिंग अराउंड अफ्रीका, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरता है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन योर एटलस टू अंडरस्टैंड द रूट। इस रूट को समझने के लिए आपको आपके एटलस में, वर्ल्ड मैप में आपको ये रूट ईजिली मिल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। द पुर्तगीज लैंडेड एट कैलिकट, नाउ कॉल्ड कोझिकोडे, इन केरल, एंड स्टार्टेड ट्रेड इन स्पाइसेस। तो जो पुर्तगीज थे वो भारत में आए कहाँ से? कलिकट, जो कि आजकल कोझिकोडे कहा जाता है, केरल का। द इंग्लिश एंड द फ्रेंच फॉलोड एंड सेट अप देयर ओन ट्रेडिंग सेंटर्स। तो इस रूट को, इस व्यापार को डच, इंग्लिश और फ्रेंच लोगों के थ्रू फॉलो किया गया और उस व्यापार को चालू रखा गया। टू कंट्रोल द ट्रेड इन इंडिया, इस व्यापार को कंट्रोल करने के लिए भारत में, एंड अर्न मोर प्रॉफिट, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ट्रेडर्स सून स्टार्टेड फाइटिंग अमॉन्ग्स देमसेल्फ टू कंट्रोल द ट्रेड। तो जो व्यापारी थे आपस में लड़ने लगे और उस व्यापार को कंट्रोल करने लगे। ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में वो लोग क्या करने लगे? लड़ाई करने लगे। नाउ लुक, द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं, क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी। द ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ बाय सेटिंग अप कंपनीज कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनीज। तो बेसिकली हुआ क्या, जो व्यापारी थे, ठीक है, व्यापारियों ने क्या किया, खुद को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सेटअप बनाया, एक कंपनी बनाई, जिसका कि नाम उन्होंने क्या दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1600। तो जो ब्रिटिश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में स्टैब्लिश्ड, उसकी स्थापना हुई। स्लोली द ईस्ट India Company became very rich by defeating the other traders and controlling much of the trades from India. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रेडिंग कंपनीज को हराकर, उनको कंट्रोल करके, भारत से भी और अधिक व्यापार में को कंट्रोल करके क्या हुई, वो बहुत समृद्ध, बहुत फेमस, बहुत रिच हो गई सभी और बाकी की कंपनीज को हराकर। The Battle of Paisley was a battle that the East India Company won in 1757। तो एक जो आपकी लड़ाई थी पैसले की, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे जीत लिया था 1757 में। विक्टोरी इन दिस बैटल क्लियर द वे ऑफ ब्रिटिश टू स्टैब्लिश देयर रूल ओवर इंडिया। तो इस विजय से, इस जीत से अंग्रेजों को भारत पर अपना शासन स्थापित करने का रास्ता साफ तौर पे मिल गया था और अंग्रेजों ने अपना शासन वहाँ स्थापित कर लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ लुक एट द पेज नंबर 86, द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, प्लासी की लड़ाई। ग्रेजुअली द मुगल एम्पायर बिकम वीकर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। तो 1707 में, मतलब 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था, मुगल साम्राज्य था, वो क्या हो गया, वो कमज़ोर हो गया। और फिर क्या हुआ, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम मोर एम्बिशियस। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो और ज़्यादा अधिक महत्वाकांक्षी हो गई। दे वॉन्टेड टू टेक कंट्रोल ओवर वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया। तो वो क्या चाहने लगी, जब हमारी इच्छा बढ़ती है, हमारी जो हमें जब एक चीज़ मिल जाती है तो हमें और ज़्यादा चीज़ों की पाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो उसने क्या किया, दे वांटेड टू टेक कंट्रोल ओवर वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो भारत के विभिन्न हिस्सों पर भी नियंत्रण करना चाहने लगा। दे वांटेड टू ब्रिंग बंगाल अंडर देयर कंट्रोल फर्स्ट बिकॉज इट वॉज द रिचेस्ट स्टेट इन द कंट्री। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल पे अपना कंट्रोल पाना चाहा, क्योंकि
वो सबसे अधिक धनी राज्य था देश का। दिस इज हाउ द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757। तो इसीलिए 1757 में प्लासी की जो लड़ाई थी वो बढ़ गई। द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड मेंटेनिंग एन आर्मी इन द बंगाल। तो बंगाल में सबसे पहले उस पर नियंत्रण करने जाने लगा। इसीलिए क्या हुआ, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, अपनी आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर दिया बंगाल के अगेंस्ट। सिराज उद दौला द नवाब ऑफ बंगाल ऑर्डर्ड द रिमूवल ऑफ द आर्मी। तो सिराज उद दौला जो थे बंगाल के एक सेना नायक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्मी का अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज ही डिक्लेयर द वॉर ऑन देम। उसके बाद तो जो आपके सिराज उद दौला थे बेटा, उन्होंने जो कि नवाब थे बंगाल के, उन्होंने आदेश दिया उस आर्मी को हटाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड, जब उनको इस बात का इनकार, मतलब जब अंग्रेज़ों ने इनकार सुना तो ही डिक्लेयर द वार, तब उन्होंने लड़ाई की घोषणा कर दी। बट द ब्रिटिश अंडर द रॉबर्ट स्लीव एमर्ज्ड विक्टोरियस। लेकिन अंग्रेजों ने रॉबर्ट स्लीव एमर्ज्ड विक्टोरियस के साथ मिलकर उस लड़ाई को लड़ा और वो उस लड़ाई को जीत गए। सिराज उद दौला वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ। और उन लोगों ने सिराज उद दौला को पकड़ लिया और उनकी मृत्यु कर दी, उनको मार दिया। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कॉन्टेस्ट ऑफ बंगाल। तो ये पहला कदम था बंगाल की तरफ। अनदर बैटल, दूसरी लड़ाई क्या हुई, द बैटल ऑफ बॉक्सर टुक प्लेस इन 1764। दूसरी लड़ाई आपकी बॉक्सर में हुई 1764 में, विच सॉ द ब्रिटिश एमर्जिंग विक्टर्स अगेन। तो जो कि आप दिखाती है कि अंग्रेज दोबारा जीत गए। थस बंगाल फाइनली केम अंडर द ब्रिटिश रूल। तो उसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल था वो टोटली हर तरह से अंग्रेजों के कब्जे में, अंग्रेजों के अंडर आ गया। After the battle of Plassey, the British East India Company laid the foundation and its colonial rule in India. तो हुआ क्या बेटा, प्लासी के बैटल के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नींव स्थापित कर दी भारत पर, ठीक है ना। ग्रेजुअली थ्रू वेरियस पॉलिसीज सच एज द सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दे बिकेम द रूल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया कि दो पॉलिसीज़ अपनी फेमस कर दी, दो पॉलिसीज़ को बढ़ा दिया भारत पर। द सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिचर्ड वेलिसल, who was the governor general of India from 1798 to 1805। तो सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था 1798 से लेके 1805 तक। अकॉर्डिंग टू दिस doctrine, Indian rule under British protection gave up their native armies and instead maintained British troops within their states. They gave up control of their foreign affair to British। तो इसमें क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश सुरक्षा के तहत भारतीय शासकों ने अपनी मूल सेनाओं को छोड़ दिया था, ठीक है। इसके बजाय अपने राज्यों के भीतर ब्रिटिश सैनिकों को बनाए रखा। उन्होंने मतलब अंदर ही अंदर योजना बनाना शुरू कर दिया। तो जब वो अपने योजना बना रहे हैं और सेना को तैयार कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने विदेशी मामलों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों को ये कंट्रोल दे दिया, ठीक है। आगे देखिए, इन रिटर्न द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम द अटैक ऑफ देयर रेबल्स। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन लैप्स enabled the British to take control of any Indian state in the ruler
of that state had died without leaving a natural born heir, which had to be the ruler's own son. तो बेसिकली होता क्या था कि बदले में, इन रिटर्न मतलब बदले में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों के हमले से बचाया, ठीक है, अपने लोगों से प्रोटेक्ट किया, उन्हें उनके अटैक से उन लोगों ने बचाया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस नीति के अकॉर्डिंग अंग्रेजों को किसी भी भारतीय राज्य पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाए। तो उन लोगों ने उसको इस पॉलिसी के थ्रू इंडियन स्टेट पर रूल करने के लिए अपने आप को सक्षम बना लिया, और उस राज्य के शासक की मृत्यु एक प्राकृतिक जन्म वारिस छोड़ने के बिना ही हुई थी, जिसे शासक का अपना बेटा होना था। तो जब तक हम जब रूल करते हैं, मतलब क्या होता है कि सपोज एक राजा है और राजा का बेटा, अगर राजा के कोई संतान नहीं है तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वहाँ पर जो रूलर होगा वो राजा की संतान होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब तक उसका अपना बेटा नहीं होता तो कोई शासक नहीं बन सकता, ठीक है ना। अब देखते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं, अगर कोई भी किसी भी लाइन में, किसी भी पैराग्राफ में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। बाय बाय, टेक केयर।